हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक मर्चेंट नेवी के बारे में है। और इस टॉपिक पे मैं शेयर करूंगा कि मर्चेंट नेवी में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। ये खासकर फ्रेशर के लिए है, जो लोग 10th के बाद में ज्वाइन करना चाहते हैं या 12th के बाद में ज्वाइन करना चाहते हैं मरीन लाइन। तो उस टॉपिक के ऊपर में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। मर्चेंट नेवी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, और शुरू में आपको किस रैंक में जाने का है, उसके बाद में उसके बारे में और भी कई चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मर्चेंट नेवी में डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मर्चेंट नेवी में जैसे 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक डेक डिपार्टमेंट हो गया, एक इंजन डिपार्टमेंट हो गया और एक सलून डिपार्टमेंट हो गया। तो जो ये डेक डिपार्टमेंट होता है, ये डेक डिपार्टमेंट होता है जो शिप के ऊपर जैसे लोग रहते हैं, जैसे कैप्टन हो गए और उनके नीचे के जो क्रूज हो गए, तो जो जहाज़ चलाने के काम में आते हैं वो डेक डिपार्टमेंट में होते हैं। ये खासकर बिगिनर्स के लिए है। तो मैं उनको और थोड़ा डीपली समझाना चाहता हूँ। जिनको एक्सपीरियंस है उनको तो पता ही है। और जो इंजन वाले होते हैं वो इंजन अपना संभालते हैं, जैसे इंजन स्टार्ट होगा तभी वो डेक वाले यूज़ कर सकते हैं। और जो तीसरा है वो सलून में, जैसे डेक और इंजन वाले तो अपने अपने ड्यूटीज़ में बिजी होते हैं, तो फिर जो खाना बनाने का काम रहता है वो कुक लोग संभालते हैं। कुक हो गए, स्टीवर्ड हो गए, ये संभालेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, मैं आपको जो लड़के लोग 10th किए हैं या 12th कंप्लीट कर लिए हैं उन लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो डेक ज्वाइन करना चाहते हैं या इंजन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 10th या 12th के बाद में इंजन या डेक ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कोर्स के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में। जो जीपी रेटिंग कोर्स होता है वो उसकी लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे कि जो लड़के लोग 10th कंप्लीट किए हैं तो मिनिमम उनको 40% के ऊपर मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश आनी ही चाहिए। क्योंकि मर्चेंट नेवी एक ऐसा फील्ड है जो आप ज़्यादातर ऑनर्स में रहेंगे, और जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो आप फॉलो करेंगे। तो इसके लिए इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश तो आना ही चाहिए। जो एज लिमिट है, एज लिमिट मैं आपको बता देता हूँ कि एज लिमिट इसमें कम से कम आपको 25 के नीचे रहने का है। मैक्सिमम आपको 25 के नीचे रहने का, तो आप ये कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। और ये जो कोर्स रहता है, ये कोर्स में कई एकेडमीज ये कोर्स करा रही है। आप नेट के ऊपर में जाएंगे तो तमाम एकेडमी है, लेकिन जो टॉप की एकेडमी है वो आप प्रेफर करेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि एजेंट के चक्कर में ना पड़िए। आजकल ओपन सीडीसी भी निकल रही है कि 25,000 या 30,000 में ओपन सीडीसी मिल जाती है, जो इक्विवेलेंट होता है इसका। लेकिन इक्विवेलेंट कभी नहीं होता है। जो जीपी रेटिंग किए रहते हैं और जो ओपन सीडीसी निकालते हैं उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। जो आप पढ़ाई करके जाते हैं और एक बिना पढ़ाई करके जाने में बहुत फ़र्क होता है। जी, जब आप जीपी रेटिंग करेंगे तो आपको हर एक चीज़ के बारे में आपको एकेडमी आपको बताएगी। उसके बाद में एक चीज़ और है कि इसमें मेडिकल के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो मैं बता देता हूँ कि मेडिकल एक तो फिट होना चाहिए नॉर्मली जैसे रहते हैं, लेकिन खासकर जो आई साइट का है
वो आप देख लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। 6/12 चलेगा, 6/9 चलेगा, या 6/18 भी चलेगा। कलर ब्लाइंडनेस इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मोस्टली जैसे हम लोग शिप पे रहते हैं, तो नाइट के टाइम में हम लोग को लाइट के ऊपर में निर्भर रहना पड़ता है कि किस तरफ से मतलब जहाज आ रहा है, तो उसकी जो लाइट है। मैं आने वाले सेशन में उसके ऊपर मैं भी वीडियोस बनाऊंगा कि मतलब हम लोग किस तरीके से पता कर सकते हैं कि कहाँ से शिप आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। वो मेरा अगला टॉपिक रहेगा, लेकिन अभी मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन क्या है, लाइट रहती है। जैसे एक रेड लाइट रहती है, ग्रीन लाइट रहती है, वाइट लाइट रहती है। जो शिप पे चढ़ चुके हैं उन लोग को ये चीज़ पता है। तो पोर्ट स्टार बोर्ड वगैरह जैसे आप मतलब एकेडमी में ट्रेनिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो वो उसको देखने के लिए आपको कलर ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए। और 6/6 है तो बहुत ही अच्छा है। तो कहते हैं कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए सर, कि मतलब कितने महीने की ट्रेनिंग रहेगी, और मैं मतलब उसके बाद में क्या करूँगा जैसे। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि जो ये कोर्स ड्यूरेशन है वो सिर्फ 6 महीने का है। 6 महीने आप एकेडमी में जाइए, आप ट्रेनिंग करिए, और ट्रेनिंग में मन लगा के मतलब आप पढ़िएगा। मन लगा के पढ़ने के बाद में 6 महीने के बाद में एकेडमी वाले आपको मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। फिर आपका स्ट्रगल टाइम हो जाता है। शिप मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। आपको हर एक कंपनीज में जाना पड़ेगा, सीवी लेके जाना पड़ेगा। मैंने भी स्ट्रगल किया था। तो जो भी मर्चेंट नेवी में सब लोग स्ट्रगल करते हैं, कोई भी आप किसी भी फील्ड में जाइए तो आपको स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा। फ्री में आपको मतलब इतना से मतलब कोई भी मतलब नौकरी नहीं देगा। तो ये मत सोचिए कि मैं 6 महीने ट्रेनिंग कर लूँगा, 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद में फिर क्या मेरे को जॉब मिल जाएगा। हाँ, जॉब मिल जाएगा, जॉब की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जॉब आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको अपने आप को वहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा। तो एकेडमी में जाइए, एकेडमी से क्लियर होने के बाद में कंपनीज में जाइए। कंपनी में टाइम लगता है, लेकिन एजेंट को पकड़ेंगे। अगर आप किसी एजेंट को पकड़े हैं, उसके बाद में आपको कोई ख़राब शिप मिल जाए, तो फिर आप बोलेंगे सर मैंने 6 महीने का कोर्स करने के बाद में भी ओपन सीडीसी वाले भी उसी शिप में गए हैं और मैं भी उसमें शिप में गया हूँ। तो वो आपका लुकआउट है, लेकिन आप स्ट्रगल है इसमें, स्टार्टिंग में स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो हर एक फील्ड में रहता है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूँ। तो उसके बाद में जैसे हम लोग की जो फर्स्ट टाइम जब मैं शिफ्ट ढूंढ रहा था, तो मैं भी हर एक कंपनीज में गया, हर एक कंपनी में मोस्टली ज़्यादातर कंपनीज में गया हूँ। उसमें मैं अपना सीवी दिया हूँ। सीवी देने के बाद में फिर आ जाओ, कल आओ, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्लियर हो। तो आपको 6 महीने तक अच्छे से पढ़ाई करनी है। 6 महीने में जो जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको हर हर एक टॉपिक के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में फिर आप बोलेंगे सर 6 महीने के बाद में फिर क्या रहेगा, मेरी सैलरी कितनी रहेगी, और नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ नेक्स्ट मैं। कि लोग ज्वाइनिंग करने से पहले ही पूछते हैं सर मर्चेंट नेवी में जैसे मैं जाऊँगा तो फर्स्ट टाइम में मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। तो आप फर्स्ट टाइम में जाएंगे तो आप सैलरी भूल जाइए। आपको पहला फोकस करना है कि आपको अच्छी कंपनी में कैसे ज्वाइन करना है, अच्छी कंपनी कैसे आपको ज्वाइन करनी है। सैलरी तो आपको कंपनी देगी देगी, लेकिन अच्छी कंपनी में आपको ज्वाइनिंग किस तरीके से करनी है वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। जैसे आपने 6 महीने की ट्रेनिंग की, 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद में आपका एक रैंक हो जाता है ऑर्डिनरी सीमैन। ऑर्डिनरी सीमैन जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओएस बोलते हैं। ओएस की सैलरी समझ लीजिए $200 से $300 के बीच में रहती है। इंडियन करेंसी आप पकड़ेंगे तो 12,000 से लेकर 18,000 के बीच में रहेगी। ये आपको ओएस की जो सैलरी रहती है वो, जैसे आप फर्स्ट टाइम में वॉइस में जाएंगे तो आपको सेकंड टाइम में फिर आपको वॉच कीपिंग निकालना पड़ेगा। तो आपको सी टाइम अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। सी टाइम आपको पूरा कंप्लीट करने के लिए जैसे 9 महीना आपको सी टाइम कंप्लीट कर होना चाहिए। उसके बाद में फिर आपको एबल सीमैन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। एबल सीमैन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद में फिर एज ए आप ए बी ज्वाइन कर सकते हैं।
या तो फिर आपको कंपनी ऐसा ओएस लेगी, उसके बाद में आपको चेक करेगी कि हाँ आपको स्टीयरिंग संभालना आता है या नहीं, आपको एबी का काम आता है या नहीं। उसके बाद में फिर कंपनी आपको प्रमोट कर देगी। तो जो एबी की सैलरी रहेगी वो आप समझ लीजिए जैसे $300 से लेके स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने 200 से $300 में ओएस में गए हो, तो डेफिनेटली आप दोबारा तो 200 से $300 में नहीं जाओगे, आप ज़्यादा ही सोचोगे। तो समझ लीजिए एबी की सैलरी लास्ट स्टेप तक $1500 तक हो जाती है। उसके बाद में फिर आप कंटिन्यू एबी में ज्वाइन एबी में जाइए, आप शिप पे जाइए। उसके बाद में फिर जब आप एलिजिबल हो जाएंगे बोसन के लिए, जो लास्ट रैंक होता है बोसन का, वो अ, उसमें सैलरी रहेगी जैसे $2000 से लेकर $2500 एज पर कंपनी। जैसे कंपनी रहेगी वैसे आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद में फिर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि जो लड़के बहुत अच्छे रहते हैं, पढ़ाई में बहुत बढ़िया रहते हैं, और उनका फोकस रहता है कि सर मैं ये क्रू से निकल के मैं ऑफिसर लाइन में जाना चाहता हूँ, तो वो भी है। वो भी मर्चेंट नेवी एक बहुत ही अच्छी फील्ड है जिसमें आप मतलब क्रू से भी आप ऑफिसर बन जाएंगे। तो आप अपना अपना सी टाइम पूरा कीजिए। अपना सी टाइम पूरा करने के बाद में, जैसे आपने अपने सी टाइम पूरा किया, सी टाइम पूरा करने के बाद में आप एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद में फिर आप एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे आपने अपना सी टाइम पूरा किया, और करने के बाद में जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो होगा थर्ड ऑफिसर का। तो मैं आपको थोड़ी डिटेल रफली तौर पे बता देता हूँ कि कौन कौन से रैंक रहेंगे। आप कौन कौन से रैंक तक इसमें जा सकते हैं अगर अगर एज अ ओएस भी आप ज्वाइन करते हैं। तो पहला तो सबसे पहला ओएस हो गया। ओएस के बाद में आपका एबी हो गया, जो मैं बताया ना कि आपको 9 महीने के बाद में आपको प्रमोट हो जाते हैं वॉच कीपिंग निकालने के बाद में। उसके बाद में फिर आप अपना सी टाइम पूरा कीजिए। सी टाइम पूरा करने के बाद में फिर आप एग्ज़ाम दीजिए थर्ड ऑफिसर का। उसके बाद में फिर सेकंड मिड का, सेकंड मिड जिसको सेकंड ऑफिसर बोलते हैं। उसके बाद में चीफ ऑफिसर। उसके बाद में फिर लास्ट रैंक होता है मास्टर का। मास्टर यानी कैप्टन। कैप्टन तो पूरे शिप के मतलब उन्हीं के अंडर में रहता है, वो लास्ट रैंक रहता है। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई सा भी मतलब शिप में जब आप जाएं तो फिर कभी भी मतलब ये मत सोचे कि भाई मेरे को बस इसी रैंक में रहना है।